बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो हंसते हुए बोला, गिड़गिड़ाते क्यों हो? पीछे से मेरे सर पर कोई वज़नी चीज़ मार दो, मुझे नीचे गिरा दो और हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो जाओ। मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ, हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना नहीं आता है। तुम्हें मारूंगा तो खुद इस हेलीकॉप्टर के साथ फना हो जाऊंगा। तो फिर खामोशी से बैठे रहो, यहाँ से 30 मील दूर एक वीरान इलाका है, ये वहीं लैंड करेगा। मैं खामोश रहकर कैनी पॉल के पास पहुंचा। उसने कहा, आपके तनवीमी अमल के नतीजे में आप तो मेरे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन मैं आपके पास नहीं आ सकता। अगर आ सकता तो आपको पहले ही खतरे से आगाह कर देता। एक हेलीकॉप्टर आपके ताकुब में गया है। मैंने पूछा, इसमें सुपर मास्टर के आदमी हैं? नहीं, वो मास्क मैन के लोग हैं। उन्होंने पौन घंटा पहले हमारी टीम के लीडर को बताया था कि फरहाद का हम शक्ल फलां वक्त फलां हेलीकॉप्टर से परवाज करेगा। मैंने कहा, सुपर मास्टर और मास्क मैन में गाड़ी छन रही है। इनके मातहत भी एक दूसरे से भरपूर ताउन कर रहे हैं। जी हाँ, यही हो रहा है। तुम भी ताउन करो। अपनी टीम के लीडर से जिसे गुफ्तगू करते हुए सुना है उसके दिमाग में जाओ। उसने मेरे हुक्म पर अमल किया। उसके दिमाग में पहुंचा तो पता चला वो ताकुब करने वाले हेलीकॉप्टर में मौजूद है। उसके साथ मैं भी पहुंच गया था। मैंने उसे पायलट से गुफ्तगू करने पर माइल किया। उसने पूछा, और कितने मील की परवाज़ है? पायलट ने जवाब दिया, सिर्फ 8 मील की परवाज़ रह गई है। उसके बोलते ही मैंने दिमाग पर कब्जा जमा लिया। एक पहाड़ी के करीब परवाज़ जारी थी। मैंने हेलीकॉप्टर को पहाड़ी की तरफ मोड़ा। उसकी रफ्तार बढ़ाई तो पीछे बैठे हुए दुश्मनों ने घबरा कर पूछा, ये क्या कर रहे हो? उन्हें मौत ने जवाब सुनने की मोहलत नहीं दी। हेलीकॉप्टर बर्फानी चट्टानों से टकराया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ, फिर उसके टुकड़े फ़ज़ा में उड़ते बिखरते हुए बस्ती में जाने लगे। मेरे पायलट ने परेशान होकर कहा, ये क्या हो गया? मैं उसके पीछे वाली सीट पर था। एक जेबी चाकू निकालकर मैंने उसके बाजू में पेवस्त किया, फिर अंदर ही अंदर गोश्त को काटते हुए बाजू में खूनी लकीर बनाते हुए बोला, ये हो रहा है। वो अपनी सीट पर हिफाजती बेल्ट बांधे बैठा था। उसी जगह चीखता चिल्लाता रह गया। फिर वो बेल्ट खोलना चाहता था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ, सांस रोको और मुझे निकाल दो। बाजू के गहरे जख्म में जैसे आग भर गई थी। जलन और तकलीफ से बुरा हाल था। सांस नहीं रोक सकता था। मैंने उसके दिमाग में रहकर एक जगह आराम से हेलीकॉप्टर को उतारा। उसके पिछले हिस्से से स्कीइंग शूज़ और बर्फ़ में दौड़ लगाने का जुमला सामान निकाला। फिर उससे कहा, जाओ, तुम आज़ाद हो। मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, तुम अपने रास्ते जाओ। उस गद्दार को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे आज़ाद छोड़ रहा हूँ। पंखा तेज़ी से गर्दिश कर रहा था। मैं हेलीकॉप्टर से बाहर था। उसने अपनी दानिश में मुझे धोखा दिया और उसे उड़ा लिया। बुलंदी पर दूर चला गया। मैंने सोच के ज़रिए कहा, अफसोस, मुझे इतनी दूर तन्हा छोड़कर भी अपने अंदर घुसाए हुए हो। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी देर पहले मैंने भी तुम्हें खुदा का वास्ता दिया था, मगर तुमने कहा था मेरी ज़ुबान तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुमने ठीक ही कहा था। मज़लूम की ज़ुबान आज तक किसी जालिम की समझ में नहीं आई। मैं भी सोच रहा हूँ तुम इस वक्त कौन सी ज़ुबान बोल रहे हो। एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा वफ़ादार ग़ुलाम बनकर रहूँगा। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी ज़ुबान समझ में नहीं आ रही है। मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मेरे अंदर रहोगे। मैं हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास ला रहा हूँ, तुम्हारे कदमों में गिरने आ रहा हूँ। मगर वो वापस ना ला सका। मैंने उसे उस चौकी के पास पहुँचा दिया था जहाँ के जवानों और अफसरों ने भारी रिश्वत लेकर तैयारे को कहीं छुपाने का मौका दिया था। वो हेलीकॉप्टर उस चौकी के फौजी कैंप पर आकर गिरा। एक क़ियामत खेज धमाके की आवाज़ के साथ वहाँ तबाही फैल गई। किसी रिश्वतखोर को भागने का मौका ना मिला। वहाँ असलहा और पेट्रोल के ज़ख़ीरों में आग लगने से छोटे बड़े धमाके होते जा रहे थे। मैंने बाद में वहाँ पहुँचकर तबाही का मंजर देखा था। मैं स्कीइंग शूज़ पहनकर खड़ा हो गया। मेरी पुश्त पर ज़रूरी सामान की किट बंधी हुई थी। फिर मैं दोनों हाथों की स्टिक के सहारे आगे चल पड़ा। ऊंचे नीचे रास्ते, मैदान और पहाड़ियाँ सब ही बर्फ़ से ढकी हुई थीं। जहाँ तक नज़र जाती थी सफ़ेद चमकीली बर्फ़ दिखाई देती थी।
यूं लगता था पूरी कायनात पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। ऐसे इलाके में नशेब फराज बहुत होते हैं। कभी मैं बुलंदी से ढिलवान की तरफ जाता था और कभी ढिलवान से चढ़ाई पर पहुंच जाता। स्कीइंग के दौरान ऐसे मकामात भी आए जहां सैकड़ों फुट की बुलंदी से छलांग लगानी पड़ी। तवाज़ुन बरकरार रखने वाले बुलंदी से सही सलामत नशेबी मैदान में पहुंच जाते हैं। अगरचे मैं तवील अरसे बाद स्कीइंग कर रहा था, ताहम तवाज़ुन बरकरार रखे हुए था। आखिर मैं उस चौकी के पास पहुंच गया जो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। वहां एक भी इंसान जिंदा नज़र नहीं आया। मैंने सोनिया से कहा, हमारा हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है, बेचारा पायलट भी मर चुका है। उसने पूछा, तुम कैसे बच गए? मैं तो कितनी ही बार मर चुका हूँ, खुदा ने तुम्हारे लिए बचा रखा है। सीधी तरह बात करो, मैं यहाँ के हुक्काम को क्या बयान दूंगी? यही कि ब्रायन वुल्फ पायलट के साथ जा रहा था। एक जगह हेलीकॉप्टर को उतारा गया क्योंकि वहाँ से ब्रायन वुल्फ स्कीइंग करते हुए तैयारे को तलाश करना चाहता था। पायलट उसे वहाँ छोड़कर हेलीकॉप्टर ले गया। फिर पता नहीं कैसे हादसा हो गया। शायद दुश्मनों का टेलीपैथी जानने वाला इस हादसे का जिम्मेदार है। हेलीकॉप्टर का मलबा चौकी नंबर 12 में पड़ा है और वो चौकी फौजियों समेत तबाह हो चुकी है। तुम आदमी नहीं कसाई हो, गुमशुदा तैयारे तक पहुंचने के लिए इतनी बड़ी तबाही मचा दी। अब वहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, मेरी वापसी का इंतज़ाम करो, फ़ौरन एक हेलीकॉप्टर रवाना कर दो। मैं बर्फ़ की सतह पर स्कीइंग करता हुआ आगे बढ़ गया। तेज़ रफ्तारी के बायस हवा साएं साएं करती हुई मेरे पास से गुजर रही थी। सर्दी गज़ब की थी। कोई गर्म मुल्क का आदमी होता तो ठुठर कर मर जाता। मैं 1 घंटे की स्कीइंग के बाद ऐसी जगह पहुंचा जहां 2 पहाड़ियां आमने सामने थीं। उनके दरमियान इतना कशादा रास्ता था जहां से तैयारा बर्फ़ की सतह पर चलता हुआ जा सकता था। पता नहीं वो पहाड़ियों का दरमियानी रास्ता कहाँ तक गया था। चूंकि सांप की तरह बल खाता गया था, इसलिए नज़रों के सामने पहाड़ियाँ हायल हो जाती थीं। अचानक मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैंने सर उठाकर देखा तो कोई बुलंदी से छलांग लगाता हुआ मुझ पर आ रहा था। मैंने फ़ौरन ही बर्फ़ पर गिरकर दोनों टांगें ऊपर कर दीं। मुझ पर आने वाला मेरे स्कीइंग शूज़ और स्टिक्स के ज़रिए बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। मेरे उठते ही दूसरा पहुंच गया था। मेरे मुंह पर ज़बरदस्त घूंसा पड़ा। मैं गिरते गिरते संभल गया। वहीं से घूमकर उसके मुंह पर स्टिक मारी। उसका वो चश्मा टूट गया जो बर्फीली हवाओं से आंखों को महफूज रखने के लिए पहना जाता है। दूसरा जख्मी उठ रहा था। मैंने उसके मुंह पर घूंसा जड़ दिया। वहां हमला करने के लिए चेहरे का कुछ हिस्सा ही मिलता था, क्योंकि बाकी सारा जिस्म मोटे ऊनी लिबास और जैकेट वगैरह में छुपा होता था। पूरी कुव्वत से मारो तब भी यूं लगता था जैसे रुई के मोटे गद्दे पर छड़ी मारी जा रही हो। उनमें से एक अपने शाने से गन सीधी करने लगा। मैं दौड़ते हुए उससे टकरा गया। लातों और घोंसों का किसी पर असर नहीं हो सकता था। मैंने जेबी चाकू निकालकर उसके चेहरे पर मारा। उसके हलक से चीख निकली। मैंने उसकी गन छीन ली। फिर उसी लम्हे मैं एक तरफ उछलकर गिर पड़ा। दूसरे शख्स ने रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। मैंने बर्फ़ की सतह पर करवट लेते हुए गन से फायर किया। वो लुढ़खड़ा कर गिर पड़ा। जिसके चेहरे पर चाकू का जख्म आया था वो बर्फ़ में धंसा हुआ कराह रहा था। मैं उठकर उसके पास आया, गन का रुख उसकी तरफ किया, फिर ट्रिगर पर उंगली रखी तो वो इनकार में दोनों हाथ हिला हिला कर बोला, नहीं नहीं, मुझे ना मारो। मेरी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें जिंदा छोड़ देने से मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझसे कोई भी खिदमत ले सकते हो। तुम लोग यहाँ कहाँ छुपे रहते हो? वो एक समत उंगली उठाकर बोला, उधर चट्टानों के साए में एक गार है, हम वहाँ 10 पहरेदार रहते हैं। हर 2 पहरेदारों की ड्यूटी 6 घंटे की होती है। अभी उस गार में तुम्हारे 8 आदमी मौजूद हैं। हाँ, उन्हें मालूम होगा तो तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। यहाँ किस सिलसिले में पहरा दिया जाता है? इन पहाड़ों के दरमियानी रास्ते से गुजरने के बाद ऐसी कोई जगह या कोई खुफिया अड्डा है जहाँ तक हमारा बॉस किसी को पहुँचने नहीं देना चाहता। हम भी आज तक वहाँ जा ना सके। हमें सख्ती से हुक्म दिया गया है कि यहाँ तक आने वाले को जिंदा वापस जाने ना दिया जाए। तुम्हारा बॉस कौन है? मैंने एक बार उसकी सूरत देखी है। मैं नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े। वो दुरुस्त बयान दे रहा था। उसकी सोच कह रही थी कि इस रास्ते पर आगे भी कई तरह की रुकावटें हैं, उधर कोई नहीं जा सकता। मैं वहाँ के बाकी 8 पहरेदारों को अपनी हिकमत अमली से ख़त्म कर सकता था, लेकिन हेलीकॉप्टर और तैयारों की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ एक चट्टान के साए में चला गया।
وہ तबाह शुदा चौकी की तरफ से आ रहे थे। एक हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ शख्स दूरबीन से उन दो अफराद को देखते हुए गुजर रहा था जो मेरे हाथों हलाक और ज़ख्मी होकर बर्फ़ पर पड़े हुए थे। वो परवाज़ करने वाले दूर पहाड़ी के दूसरी तरफ चले गए थे। वहाँ से एक लंबा चक्कर लगा कर आ सकते थे। ये मालूम कर सकते थे कि वो दोनों कौन हैं और वहाँ क्या कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के नज़रों से ओझल होते ही गार की तरफ से 4 शख्स दौड़ते हुए आए। ज़ख्मी से पूछा, यहाँ कौन आया था? हमने तुम्हारी गन से फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। मैं उसके दिमाग में था। वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोला, एक अजनबी इधर आया था, मेरे साथी की तरह मुझे भी मार डालना चाहता था। फिर तैयारे और हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर भाग गया। मुझे उठाओ और तिब्बी इमदाद पहुंचाओ। एक ने कहा, परवाज़ करने वालों ने तुम दोनों को यहाँ देखा है। हम तुम्हें ले जाएंगे तो वो तुम्हें तलाश करते हुए गार तक आ जाएंगे। सॉरी। ये कहते ही उसने ज़ख्मी साथी को गोली मार दी। फिर वो चारों जिधर से आए थे उधर दौड़ते चले गए। हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था। जब वो करीब आकर उतरने लगा तो मैं चट्टान के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उनसे किसी तरह का खतरा नहीं था। हेलीकॉप्टर का निशान बता रहा था कि वो इस इलाके के फौजी हैं। हेलीकॉप्टर का गर्दिश करता हुआ पंखा रुक गया। एक फौजी अफसर ने डपट कर पूछा, तुम कौन हो? मैंने अंदरूनी जेब से कागजात निकाल कर दिखाए। उन कागजात के मुताबिक मैं फ्रांस का जासूस था। जो का ताल्लुक फ्रांस से था, इसलिए मैं उसे तलाश करने आया था। अफसर ने कागज़ पढ़ने के बाद कहा, उधर 12 नंबर चौकी में तुम्हारे मुल्क का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। उसने पूरी चौकी तबाह कर दी। तुम इतनी दूर कैसे आए? मैं इसी हेलीकॉप्टर पर आया था। चूंकि पहाड़ियों के दरमियानी रास्ते से परवाज़ को जारी रखना मुमकिन ना था, इसलिए मैं स्कीइंग के ज़रिए इस रास्ते पर जाना चाहता था। लेकिन जो ये मुर्दा पड़े हुए हैं, इन्होंने मुझ पर हमला किया था। इनके बाकी साथी वो सामने वाली पहाड़ी के गार में छुपे हुए हैं। मैं उधर हाथ का इशारा कर रहा था। उसी वक्त वहाँ से गोलियाँ चलने लगीं। हम सब दौड़कर हेलीकॉप्टर की आड़ में आ गए। मैंने कहा, उनके पास जदीद तरीन ख़तरनाक हथियार हैं और तुम तादाद में सिर्फ 5 हो। हथियार भी ना होने के बराबर हैं। यहाँ से निकल चलो। हम हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। फौजी अफसर फायरिंग करने वालों को गालियां दे रहा था और कह रहा था, फौजी जवानों के साथ अभी वापस आएगा और मुनज़्ज़म हमला करेगा। एक एक से पूछेगा कि वो इन अतराफ में क्या कर रहे हैं, फिर उन्हें कुत्ते की मौत मारेगा। मैं समझ रहा था वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। गार में छुपे रहने वाले इतने अहमक नहीं होंगे कि फ़ौज के मुनज़्ज़म हमले के इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि आओ हमें कानूनी गिरफ्त में ले लो या गोली मार दो। उनके ज़िंदा बच रहने से मुझे नुकसान नहीं पहुंच सकता था। मैंने उनमें से एक की आवाज़ सुन ली थी। उसका लहजा मेरे जहन में नक्श था। मैं उसके ज़रिए उसके दूसरे साथियों तक पहुंच सकता था, और अगर उनका बॉस कभी उनसे बातें करता तो वो भी ख्याल ख्वानी की मुट्ठी में आ सकता था। मैंने सोनिया से राबता कायम करके तमाम हालात बताए। वो बोली, तुमने तकरीबन मंजिल का सुराग पा लिया है। दोबारा उधर कब जाओगे? मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। वो तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला होगा। फ्रांस की मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन से राबता करो। वो तुम्हें नए पायलट की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनाएगा। मैंने राबता कायम करके उस पायलट की आवाज़ सुनी जो मेरे लिए हेलीकॉप्टर लाया था। उसके दिमाग में जाने के लिए मुझे मखसूस कोड वर्ड्स बताए गए। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो यहाँ के फ्लाइंग क्लब में पहुंच गया था। उसने कहा, सर आप जब तक दिमाग में रहना चाहें रहकर तसल्ली कर लें। मैं सिर्फ आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। मैं थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा, फिर बोला, तुम बहुत अच्छे और बहुत काम के आदमी हो। अभी आराम करो, जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुलाऊंगा। फौजी अफसर ने मुझे उस पहाड़ी पर पहुंचा दिया जहां एक कॉटेज में मुझे रात गुजारनी थी। शाम के साए फैल रहे थे। मैं किसी क्लब में वक्त नहीं गुजार सकता था। दुश्मन ताक में लगे थे। मैं कॉटेज का दरवाज़ा खोलकर कॉमन रूम में आया। वहाँ का दूसरा किरायादार अभी तक नहीं आया था। कहीं क्लब में रंगरलियाँ मना रहा होगा। मैं अपना कमरा खोलकर अंदर आ गया, दरवाजे को अंदर से बंद किया और जूतों समेत बिस्तर पर लेट गया। वहाँ शाम के 4 बजे से अंधेरा छाने लगता था। रात बहुत लंबी होती थी, दिन छोटा होता था। मैंने अपने ऊपर कंबल डालकर दिमाग को हिदायत दी, फिर बेवक्त सो गया। इरादा था रात के 2 बजे हेलीकॉप्टर के ज़रिए चौकी नंबर 12 से आगे जाऊंगा। वहाँ खुफिया अड्डा कायम करने वाले आधी रात के बाद मुजरिमाना सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते होंगे। बहरहाल मैं शाम के 5 बजे नींद की आगोश में गया था।
दिमाग को हिदायत दी थी कि रात 11 बजे आंख खुल जाए, मगर 9 बजे ही अचानक नींद उड़ गई। इसका मतलब था कोई कॉटेज में दाखिल हुआ है। मैं उठकर बैठ गया। कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर आया था और अब उसे अंदर से बंद कर रहा था। वो इसी कॉटेज का किरायादार होगा, लेकिन वो तो चोरों की तरह दबे कदमों चल रहा था। उसके जूते चुगली खा रहे थे। मैं बिस्तर से उतरकर दरवाजे के पास आया। उसके की होल में लगी हुई चाबी खींचकर निकाल ली। इस तरह की होल से कॉमन रूम की हल्की सी रोशनी मेरे कमरे में आने लगी। वो अजनबी मेरे दरवाजे की तरफ ही आ रहा था। जब वो बिल्कुल करीब पहुंच गया तो की होल से रोशनी कम हो गई, क्योंकि वो दरवाजे और रोशनी के दरमियान आ गया था। शायद चाबी के सुराख से आंख लगाकर मुझे देख रहा होगा। मैंने अचानक ही दरवाज़ा खोल दिया। हल्की सी चीख उभरी। चूंकि वो दरवाजे पर अपने बदन का जोर डालकर की होल में झांक रहा था, इसीलिए उसके खुलते ही वो चौखट पर ऊंधे मुंह आकर गिर पड़ा। सुनहरी जुल्फों से पता चला वो लड़की है, वरना इस सर्द इलाके में लिबास की ज्यादती से लड़का लड़की की पहचान बमुश्किल होती थी। जब वो उठने लगी तब मैंने उसकी सूरत देखी। वो वही लड़की थी जो पेरिस एयरपोर्ट पे मिली थी और जो जॉनी की हमशक्ल थी और जॉनी से नफरत करती थी। वो उठते हुए गुस्से से बोली, तुमने अचानक दरवाज़ा क्यों खोला? मेरा दरवाज़ा है, मैंने खोला, और मैं जो गिर पड़ी उसके लिए तुम अफसोस भी नहीं कर सकते? और तुम दूसरे के कमरे में झांकने की गलती का एहसास नहीं कर सकती? मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तुमसे पहले इस कॉटेज की किरायादार हूँ। यहाँ किसी आने वाले के मुतालिक मालूमात हासिल करना मेरा हक है। तुम झांक कर मालूमात हासिल कर रही थीं। अगर मैं बेलिबास होता तो? उसने घूर कर देखा, फिर कहा, तुम बेशर्म और बकवास करने वाले किरायादार हो। मैं अभी कॉटेज के मालिक से शिकायत करके तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगी। वो गुस्से से पांव पटकती हुई जाने लगी। कॉमन रूम के वस्त में पहुंचकर रुक गई, जैसे कुछ याद आया हो। उसने पलटकर मुझे गौर से देखा, फिर कहा, अरे तुम तो वही हो। हाँ वही हूँ। तुम एयरपोर्ट पर मिले थे? ये मुकद्दर के खेल हैं। हम मिल के बिछड़ गए, बिछड़ के फिर मिल गए। मैं तुमसे नहीं मिल रही हूँ। खुशफहमी में ना रहना और मुझे कोई नादान लड़की ना समझना। मैं बहुत चालाक हूँ। खूब समझती हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो। ताज्जुब है, तुम कैसे समझ गईं? भाई वाकई चालाक हो। सिर्फ चालाक नहीं, खतरनाक भी हूँ। पिस्तौल छुपा कर रखती हूँ। तुम बदमाशी करोगे तो धम से गोली मार दूंगी। क्या तुम्हारे पिस्तौल से धम की आवाज़ आती है? हाँ आती है। क्या तुम बदमाशी करोगे? नहीं, नहीं करूँगा। मुझे अकेली समझकर कमरे में तो नहीं आओगे? अरे तुम अकेली कहाँ हो, पिस्तौल साथ है। मुझे पिस्तौल वालियों से बड़ा डर लगता है। वो मुतमईन हो गई। उसने अपनी दानिस्त में एक खतरनाक लड़की का चेहरा बनाया, मुझे खूंखार नज़रों से देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। एक हसीन लड़की गुस्सा करे तब भी बला की हसीन लगती है। खतरनाक और खूंखार बन जाए तब भी उसकी अदाएं लूट लेती हैं। मैंने अपने कमरे में आकर गौर किया। उस लड़की का दोबारा मिलना क्या इत्तफाक है? कॉटेज के मालिक ने मुझे उसके करीब पहुंचाया था। क्या उसे सिर्फ किराए से सरोकार था या उसने बाकायदा मंसूबे के तहत ऐसा किया था? बहुत सोच समझकर मैं उस मालिक के दिमाग में गया। उसकी सोच ने बताया, 1 हफ्ता पहले एक शख्स आया था और कहा था, तुम्हारे पास जितने कॉटेजेस हैं वो मुझे 2 हफ्ते के लिए किराए पर दे दो। उसने 6 कॉटेज के लिए $1 लाख दिए, फिर कहा, इन कॉटेजेस में से एक कॉटेज ऐसा रखो जिसका एक कमरा तुम इस लड़की को दोगे। उस शख्स ने उस लड़की की तस्वीर दिखाई जो अभी मेरे कमरे में झांक रही थी। कॉटेज के मालिक ने पूछा, क्या मैं इसके नाम से रिजर्व कर दूं? नहीं, वो लड़की भटकती हुई यहाँ आएगी। उसे किसी होटल और कॉटेज में जगह नहीं मिलेगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? जगह तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। वो बोला, मैं इन पहाड़ियों के तमाम होटल्स और कॉटेजेस को किराए पर ले चुका हूँ। अब तुमसे ये सौदा करने आया हूँ। उस लड़की को कहीं जगह नहीं मिलेगी और वो यहाँ ज़रूर आएगी। जी समझ गया। मैं उसके लिए कॉटेज का कमरा खाली रखूँगा, मगर दूसरे कमरे का क्या होगा? उस शख्स ने मेरी तस्वीर निकाल कर दी, फिर कहा, यह शख्स भी भटकता हुआ आएगा। दूसरा कमरा इससे दोगे। जी समझ गया। तुम इन दोनों से बाकायदा किराया वसूल करोगे और किसी से ये जिक्र नहीं करोगे कि मैंने तुमसे इस तरह का सौदा किया है। कॉटेज के मालिक की सोच ने बताया कि मेरे लिए बाबा साहब के इदारे से आने वाले किसी फ़र्द के लिए किसी तरह पहले से जाल बिछाया गया है और ये लड़की दुश्मनों की आलाए कार है। मैं खामखा उसके दिमाग में जाने से परहेज़ करता रहा। जब ये वाज़े था कि वो मुझे बाबा साहब के इदारे से आने वाला दुश्मन समझ रहे हैं
تو پھر لڑکی سے دور رہنا ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ سپر ماسٹر سے تعلق رکھتی ہے یا ماسک مین سے۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور اس دروازے کے کی ہول سے ایک آنکھ لگائے باہر کامن روم میں دیکھ رہی تھی کہ میں اپنے کمرے میں ہوں یا کامن روم میں، یعنی وہ میرے چال چلن کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا کیا کہ اجنبی اس کے دروازے کے باہر چھپا ہوا ہے اور ابھی کی ہول کے راستے پھونک مارے گا۔ یہ خیال پیدا کرتے ہی میں نے خیالی پھونک ماری۔ اسے ایسا ہی لگا جیسے کی ہول کے راستے پھونک آ کر اس کی آنکھ میں لگی ہو۔ وہ چیخ مار کر پیچھے قالین پر الٹ گئی، اپنی آنکھ کو چھو کر دیکھنے لگی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں نے باہر سے پھونک ماری ہے۔ وہ اٹھ کر غصے سے دروازہ کھول کر بولی، تمہیں شرم نہیں؟ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ وہاں میں نہیں تھا۔ وہ ناگواری سے اپنے ایک کان کو پکڑ کر مروڑتے ہوئے بولی، جینا، کتنی بار تیرے کان کو پکڑ کر سمجھاؤں ذرا ہوش میں رہا کر، یہاں کوئی نہیں تھا۔ تو نے خود ہی سوچا کہ وہ پھونک مار رہا ہے اور خود ہی گر پڑی۔ بول، تو الو کی پٹھی ہے۔ پھر خود ہی وہ آہستگی سے بولی، ہاں میں الو کی پٹھی ہوں۔ اب میں اس اجنبی کے بارے میں نہیں سوچوں گی، اس کی ایسی کی تیسی۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ آتش دان کے پاس آ کر تھوڑی سی لکڑیاں اس میں ڈال کر آگ کو تیز کرنے لگی۔ پھر اپنی کلائی کی گھڑی کو دیکھتے ہی چونک گئی۔ 10 بجنے کے لیے 2 منٹ رہ گئے تھے۔ دوسروں کے لیے چونکنے کی بات نہیں تھی، 24 گھنٹے میں 2 بار 10 بجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب ٹریجڈی تھی۔ وہ 10 بجنے سے پہلے کسی کمرے یا کسی باتھ روم میں بند ہو جاتی تھی، کیونکہ ٹھیک 10 بجے رات کو وہ مر جایا کرتی تھی۔ اس کی داستان عجیب تھی۔ وہ ابھی مرنے ہی والی تھی، زندہ رہ کر رسٹ واچ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، یا اس کے دماغ میں کوئی چھپا ہوا کہہ رہا تھا، وقت ہو چلا ہے، 2 زانو ہو جاؤ۔ وہ آتش دان سے ذرا دور قالین پر 2 زانو ہو گئی۔ اس کے دماغ میں سوچ ابھری، تو جینا نہیں ہے، تو لڑکی نہیں ہے۔ اس نے سنہری زلفوں والی وگ سر سے اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اب اس کے سر پر چھوٹے بوائے کٹ بال تھے۔ دماغ میں سوچ ابھری، تو کون ہے؟ تو لڑکی نہیں ہے۔ اس نے کانوں سے بالیاں، کلائی سے کنگن اور انگلی سے انگوٹھی اتار دی۔ وہاں سے اٹھ کر سوٹ کیس کے پاس آئی، لڑکیوں جیسے شوخ رنگ والے اونی کپڑے بدن سے اتار دیے۔ پلٹ کر آئینے میں خود کو بے لباس دیکھا تو گھبرا گئی نہیں، گھبرا گیا۔ پریشان ہو کر بولا، میرا بدن لڑکیوں جیسا کیوں ہے؟ میں لڑکی نہیں، لڑکا ہوں، میں جانی ہوں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تبدیلی آئی تھی، ذرا سا فرق پیدا ہو گیا تھا، جیسے نوعمر لڑکی اور لڑکے کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جلدی جلدی لڑکوں والا لباس پہن رہا تھا، اپنے بدن کو چھپا رہا تھا اور آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ او گاڈ، میرے ساتھ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں لڑکا ہوں، مجھے لڑکا رہنے دو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں رات 10:01 پر کیسے پیدا ہوتا ہوں اور دوسری صبح 10 بجے کیسے مر جاتا ہوں۔ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، ممی اور پاپا کہتے ہیں میں دن کے 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک گہری نیند میں رہتا ہوں، مگر میں یہ نہیں مانتا۔ اگر میں نیند میں ہوتا تو پیرس ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ میں ہوتا۔ وہ سوچنے لگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ریسٹورانٹ میں ایک ایسے شخص کی میز پر تھا جو فرہاد کا ہم شکل تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ 10 بجنے والے ہیں تو میں اپنا سفری بیگ اٹھا کر بے اختیار لیڈیز پاؤڈر روم میں چلا گیا تھا۔ وہاں ایک ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو چند سیکنڈ بعد مر گیا، اور اب اس 4 دیواری میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ وہ سوچتے سوچتے چپ ہو گیا، بے اختیار آئینے کے پاس سے گھوم گیا، وہاں سے چلتا ہوا قالین پر پڑی ہوئی وگ کو اور لڑکی کے تمام سامان کو اٹھا کر سوٹ کیس میں رکھنے لگا۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، کسی کا معمول ہے، جو کر رہا ہے بے اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کے دماغ کے کسی گوشے میں یہ سوچ نہیں تھی کہ وہ کبھی لڑکی تھا اور اس کا نام جنا تھا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ لباس کے اندر لڑکی کا بدن ہے۔ وہ جنا کی تمام چیزیں سوٹ کیس میں رکھنے کے بعد بستر پر آ کر چاروں شانے چت لیٹ گیا، ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے، آنکھیں بند کر لیں۔ تب اس کے دماغ میں سوچ ابھری یا اس کی سوچ کے پیچھے کوئی بولنے لگا، میں جانی ہوں، صدا سے جانی ہوں، اس وقت سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی علاقے میں ہوں۔ یہ ایک کاٹیج ہے، کاٹیج کے مالک کا نام بینجمن ہے،
इस कॉटेज के दूसरे कमरे में जो किरायादार है उसका नाम ब्रायन वुल्फ है। ये वही फरहाद का हमशक्ल है जिससे मैं पेरिस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में मिल चुका हूँ। उसके दिमाग में बोलने वाला उसकी सोच में बोल रहा था। मैं इंतज़ार में था कि बोलने वाला कहीं गड़बड़ा जाए, उसकी ख्याल ख्वानी से उसका अपना लबो लहजा फिसल पड़े तो मैं उस लहजे को अपनी याददाश्त में महफूज कर लूँगा, फिर किसी वक्त उसके दिमाग को छेड़ूंगा। बहरहाल वो जॉनी की सोच में बोल रहा था। मैं यहाँ फरहाद के दो हमशक्लों को देखूंगा। दूसरे का नाम हार्वे वॉटसन है। सुपरमास्टर के चंद आलाए कार ब्रायन वुल्फ के धोखे में हार्वे वॉटसन से टकरा गए थे। उन्होंने गलती की थी, मुझे नहीं करना चाहिए। हार्वे वॉटसन टेलीपैथी जानता है और ब्रायन वुल्फ फ्रांस का जासूस है। इसका मतलब है कि ब्रायन वुल्फ फ्रांस का सरकारी आदमी है और हार्वे वॉटसन बाबा साहब के इदारे से टेलीपैथी का हथियार लेकर आया है। लिहाजा हमारे लिए हार्वे वॉटसन अहम है। मैं कल सुबह हार्वे से दोस्ती करूंगा, लेकिन उससे पहले दो हमशक्लों के दरमियान ऐसी पहचान रखूंगा कि उन्हें देखते ही शनाख्त कर लूं कि कौन ब्रायन है और कौन हार्वे। इस तरह मैं धोखा नहीं खाऊंगा, हार्वे से ही दोस्ती बरकरार रखूंगा। वो बोलने वाला जॉनी के दिमाग में एक एक बात नक्श कर रहा था। फिर उसने कहा, रात बहुत हो चुकी है, अब मैं सो रहा हूँ, सुबह 5 बजे बेदार हो जाऊंगा। कोई 15-20 सेकंड में ही वो गहरी नींद सो गया। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर हमदर्दी से सोचने लगा, जॉनी या जेना पर जुल्म हो रहा है। उसे अपना आलाए कार बनाए रखने के लिए किसी ने उसके अंदर दोहरी शख्सियत पैदा कर दी है। उसे लड़की भी रहने दिया और लड़का भी बना दिया। मैंने पहली ही मुलाकात में उसके मुतल्लिक राय कायम की थी कि वो लड़की और लड़के का कॉकटेल है। वही बात सामने आई। बेचारी लड़की बनकर कोई आरजू करती तो उस आरजू की तकमील तक 12 घंटे पूरे हो जाते। 10 बजते ही वो आरजुओं और जज्बों वाली लड़की ना होती, लड़का होता। और जब लड़का बनकर अपनी मर्दाना शख्सियत को मनवाना चाहता तो मनवाते मनवाते 12 घंटे गुजर जाते। यूं वो भी अधूरा रह जाता। उसी लम्हे वो लड़का बनकर रोता था कि अंदर से लड़की क्यों है, और लड़की बनकर झुंझलाती थी कि लोग उसे नामालूम जॉनी की हमशक्ल क्यों कहते हैं। मैं फिर उसके दिमाग में पहुंचा। उसके अंदर बोलने वाला उसे गहरी नींद सुलाकर मुतमईन हो गया था कि अब वो सुबह 5 बजे बेदार होगा। मेरे लिए मैदान साफ था। मैंने उसके दिमाग में ख्वाब का समा पेश किया। उसने देखा वो एक लड़की का निहायत ही दीदा जेब लिबास पहने हुए है। हद नज़र तक बहार आई हुई है, हर तरफ फूल खिले हुए हैं। उसके अंदर ये आवाज़ गूंज रही थी, मैं हसीन हूँ, हसीना हूँ, मेरी कोई दूसरी शख्सियत नहीं है। मुझे अपने लड़की होने पर नाज है। ये बहारें मेरे लिए हैं, ये रंगारंग फूल मेरे लिए खिले हैं। यहाँ कोई मेरे दिलो जां का मालिक भी होगा जो मुझ औरत को मर्द का भरपूर प्यार देगा। फिर उसने ख्वाब में देखा मैं उसे पुकार रहा हूँ। वो पूछ रहा है, मेरे महबूब तुम कहाँ हो? मैं जवाबन कह रहा हूँ, मेरी जान तुम जॉनी बनकर पूछोगे तो मैं चला जाऊँगा, जना बनकर पूछोगी तो अपना पता बताऊँगा। आह मेरे महबूब, मैं क्या करूँ? सख्त उलझन में हूँ कि मेरी हकीकत क्या है। तुम्हें याद करते वक्त सरापा लड़की बन जाती हूँ, तुम्हें भूलकर अपनी दोशीज़गी भूल जाती हूँ। वो कमबख्त जॉनी मेरे हवास पर छा जाता है। मेरे पास आओ, मैं जॉनी को तुम्हारे वजूद से मिटा दूंगा। मैं कैसे आऊँ? मेरी रहनुमाई करो। मोहब्बत करने वाले कच्चे धागे से बंधे चले आते हैं। देखो तुम जहाँ हो वहाँ से उठ रहे हो। वो उठकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम आंखें खोल रहे हो। उसने आंखें खोल दीं। उसका आमिल उसे जो नींद दे गया था वो बदस्तूर उस नींद में था, मगर ख्वाबीदा दिमाग मेरे इशारे पर उसे हरकत दे रहा था। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर उसे खोल दिया। मैं खुले हुए दरवाजे पर उसके सामने खड़ा था। वो ख्वाब की दुनिया में मुझे अपने सामने देख रहा था और कह रहा था, तुम वही हो? मैंने उसके करीब आकर कहा, वही पेरिस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट वाला अजनबी हूँ। तुम मुझे ख्वाब में भी पहचान रही हो। मैं पहचान रहा हूँ। रही हो ना कहो, मैं लड़का हूँ। मैं तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। कुदरत ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम वैसी ही रहोगी। जॉनी की जो शख्सियत तुम पर मुसल्लत की गई है मैं उसे मिटा दूंगा।
میں نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہاں سے چلتا ہوا آتش دان کے پاس آیا، وہاں قالین پر اسے لٹا دیا۔ آگ ذرا دھیمی تھی۔ میں نے چھوٹی چھوٹی چند لکڑیاں آتش دان میں ڈال دیں۔ آگ باہر سے آنے والی لکڑیوں کو جلدی قبول نہیں کرتی، ذرا نخرے کرتی ہے۔ اسے کری دو تو لکڑی سے آ کر لگتی ہے، ذرا ہوا دو تو انگارے سے شعلہ بن کر لپٹتی ہے۔ آگ اپنی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں کرتی۔ جب جلتی ہے تو پوری طرح جلاتی ہے، اور جسے جلاتی ہے اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ قصہ سونے جاگنے کا تھا۔ میں نے جانی کو جگایا تو وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں سے گھبرا گیا۔ جنا کو جگایا تو وہ شرما گئی۔ وہ کبھی سو رہا تھا، کبھی جاگ رہا تھا، اور یہ جاگتی تھی تو سونا نہیں چاہتی تھی، رتھ جگہ کا سامان کرتی جاتی تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔